है। मेरे साथ गौरव गोयल जी इस समय मौजूद है। गौरव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तक पर। नमस्कार रजत, आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से अभिनंदन। सर, ये मार्केट 3 दिन चली थी, आज एक ही दिन में जितना चली थी सब साफ होने वाला है ऐसा लग रहा है। और ये ऐसे ही हिचकोले खाते रहेंगे क्या? हमने यहाँ पर जो टाइटल दिया वो दिया ईरान पर बड़ा वार, तेल में लगी आग और बाजार हुआ लाचार। ये तीनों ही स्थितियां हैं। अच्छा, आज ना स्थिति बहुत गंभीर है। कच्चा तेल $111 के ऊपर निकला है। आपके कमेंट्स? सो रजत, सबसे पहले मैं एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे शुरुआत करना चाहूंगा। मैं ये बोलना चाहूंगा कि ऑल वॉर्स ईदर एंड या फिर दे लूज देयर रेलेवेंस। यानी कि या तो खत्म होते हैं या वो रेलेवेंस, उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये आप, अगर मैं जो सेकंड पार्ट बोला है उसका व्याख्या इस तरह से करना चाहूंगा कि यूक्रेन और रशिया का वॉर था, चल रहा था, वो भी हेडलाइंस बन रहा था, बट आज शायद न्यूज़पेपर में कहीं पे मेंशन भी नहीं होता उसके बारे में। हैविंग सेड दैट, एट द मोमेंट ये जो अमेरिकन इजराइल ईरान वॉर है, ये अपने चरम पर ही लग रहा है इस समय, और एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है। और एक खास का जो वरीसम डेवलपमेंट कल हुआ है, वो ये हुआ है कि अभी तक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं हो रहा था, और कल जो है इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और इन टर्न ईरान ने कतर के ऊपर अटैक किया, गैस के ऊपर। सो व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, रजत। और हालांकि ईरान जो है काफी हद तक तहस नहस हो गया है, और जब वॉर खत्म हो जाएगा उसे बहुत साल लग जाएंगे, मे बी डेकेड्स टू रीबिल्ड। बट वो अभी करो या मरो वाली स्थिति में है। और ऐसी सिचुएशन में उसने पूरे गल्फ को इंक्लूड कर लिया है वॉर जोन में। और जब ये वुंडेड जो शेर होता है ना, वो ज्यादा खतरनाक होता है, रजत। घायल शेर जो होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। और उसके पास दो तीन रीजंस हैं जिसको वो लेवरेज की तरह यूज कर रहा है। पहला, हम सभी जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसका कब्जा है, नियंत्रण है, और वहां पे उसके लिए बहुत ज्यादा एलैबोरेट रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है उसे क्लोज करने के लिए। दूसरा बात, जो उसने ये खाड़ी के बाकी मुल्कों को इसमें इंक्लूड कर लिया है, और जहां पर हर जगह डिफेंस शील्ड नहीं है और वहां पे बहुत वल्नरेबल एसेट्स हैं, तो वहां पे अटैक करके वो कर सकता है। और तीसरी बात, उसे मालूम है कि उसके पास जो है लेयर्स ऑफ लीडरशिप उन्होंने पहले से इंक्लूड कर रखी है। तो अगर बूट्स ऑन ग्राउंड लेके आएंगे अमेरिका या इसराइल, तो वो वहां पे फाइट करने के लिए वहां पे सक्षम है। उसे ये बात का मालूम है, और जितना लंबा खींचेगा वो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और अमेरिकन फोर्सेस के लिए उतना ही क्लियरली ये नेगेटिव रहेगा। अ, एक अलग पहलू पर मैं और बोलना चाहूंगा, ये कि अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स अभी भी क्लियर नहीं है, रजत। वो शुरू से लेके अभी तक वॉर में पहले एंटर ही क्यों करा है और अभी तक वॉर में है क्यों, ये अभी तक किसी को क्लियर नहीं है। वाइल इसराइल का बहुत क्लियर है। इसराइल चाहता है कि जो उनका नेबर है और परमानेंट दुश्मन है, ईरान, वो किसी तरह से कमजोर हो जाए और उसकी हालत खराब हो जाए, एक सिविल वॉर वहां पे शुरू हो जाए, और वो आपस में अंदर अंदरूनी मामलात में ही उलझा रह जाए। बट अमेरिका के लिए तो ये जो वॉर में कूदा है फॉर रीजंस अननोन, अदर देन जो ईगो है अमेरिकन प्रेसिडेंट का, उसको सेटिस्फाई करने के अलावा और कोई नजर नहीं आता है। और वो अब ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि वो ना बाहर निकल पा रहे हैं ना और अंदर जा पा रहे हैं। तो दे आर इन अ फिक्स राइट नाउ, रजत। और इसीलिए ये सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। आई एम मोर वरिड अबाउट द लॉन्ग टर्म रिपरकशंस दिस वॉर कैन हैव। कल चाइना ताइवान पे आराम से कब्जा करने के लिए आगे बढ़ सकता है, और बहुत सारी कंट्रीज जो हैं दुनिया भर की न्यूक्लियर वेपन्स लेने के लिए अब होड़ मच जाएगी। आप ये सोचिए, नॉर्थ कोरिया पे आज की डेट में अटैक क्यों नहीं हो रहा है, डिस्पाइट इट बीइंग एज रोग regime एज ईरान इज, बट क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। या फिर पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए कोई उसके ऊपर कभी फुल फ्लेजेड अटैक नहीं कर सकता है। मालूम है कि न्यूक्लियर वेपन है और उसका इस्तेमाल भी हो सकता है। तो कल जो है सारे देश, दुनिया भर के देश जो हैं,
ये न्यूक्लियर वेपन्स लेने के लिए और अपनी डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए करना चाहेंगे। एक और लास्टली एक पॉइंट बोलूंगा कि यूएन ने अपनी बिल्कुल रेलेवेंस खो दी। देयर इज नो इंटरनेशनल बॉडी विच कैन मीडिएट एंड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर, और बाकी कंट्रीज जो है सारी रिप्रेजेंट करती थी, डिबेट करती थी, और आपस में उसका सैंक्शन लेना पड़ता था बिफोर एनी इंटरनेशनल एक्ट। आज की डेट में बिकॉज ऑफ वन नेशन द एंटायर इंटरनेशनल बॉडी हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस। सर फिर अभी करना क्या चाहिए? मार्केट तो आज 500 पॉइंट्स जब नीचे खुलेगा गैप डाउन, और जो कच्चा तेल हम ऊपर जाते देख रहे हैं, ये अनस्टेबल सिचुएशन कहां तक रहेगी? ये फैक्टर्स तो हो गए अपनी जगह ठीक, लेकिन निवेशक परेशान हो रहे हैं। बताओ, 3 दिन की खुशी एक ही दिन में जब खत्म हो जाए तो फिर पैसा तो बनेगा नहीं स्टॉक मार्केट पे। तो ये समझ लें कि 1-2 महीने का ये पेन पॉइंट अभी और रहेगा, और बाजार कहां तक टूट सकता है? सो रजत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता है कितने समय तक ये पेन पॉइंट रहेगा, बट ये जरूर मालूम है कि ये वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम रहेगी इस पीरियड में। आप हफ्ते भर की खुशी देख सकते हैं, एक दिन का गम देख सकते हैं जो पूरी खुशी को पूरा खत्म कर दे, या फिर दी अदर वे राउंड, हफ्ते भर का गम और एक दिन की खुशी, ये सब चलता रहेगा, ये मार्केट में होएगा। और ऐसे इवेंट्स में इस तरह की वॉलेटिलिटी अब बड़ी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके लिए सिर्फ हमारे हमारे मार्केट्स में ही नहीं हो रहा है। आप हम तो फिर भी मेरे ख्याल से हमारे यहाँ मार्केट्स में वॉलेटिलिटी कम है। लुक एट द मोर स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स लाइक जापान एंड कोरिया, वहां पर क्या क्या हो रहा है। कोरिया में 5-5% ऊपर नीचे मार्केट एक एक दिन में हो रहा है, कई बार 10-10% का मूवमेंट हो रहा है। दिस इज नॉट रियली द वे मोर स्टैब्लिश्ड एंड मोर डेवलप्ड इकोनॉमीज बिहेव। सो इवन यूएस में हम लोग पिछले कुछ समय में वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, जबकि उनके ऊपर किसी भी तरह का इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज दे प्रोड्यूस प्रैक्टिकली ऑल देयर ऑयल दैट दे कंज्यूम, इनफैक्ट वो एक्सपोर्ट करते हैं। येट वी आर सीइंग वॉलेटिलिटी ग्लोबली, और इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है रजत। सो ये चलता रहेगा मार्केट में, ये जब तक वॉर क्लाउड्स क्लियर नहीं होंगे, या फिर जब तक ये इसकी रेलेवेंस खत्म नहीं हो जाएगी। जैसे मैंने बोला कि ये यूएसएसआर, रशिया यूक्रेन की तरह या तो पीछे चला जाए या फिर खत्म हो जाए फॉर, लेट्स से यूएस कह देता है कि वी आर बैकिंग ऑफ, हमारे ऑब्जेक्टिव्स मीट हो गए, हम लोगों ने विक्ट्री हासिल कर ली, और ईरान आल्सो बैक्स आउट एक्चुअली मतलब वन अगर ऑफ अगर द। डोनाल्ड ट्रम्प ये बोल दे मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, बस खत्म, तो फिर सब कुछ शांत हो जाएगा? नहीं, एक्चुअली उसमें भी एक पॉइंट है, क्योंकि अभी ईरान जो है ये कह सकता है आप चले गए, आप बैकआउट कर रहे हो, इसका मतलब हम बैकआउट नहीं करेंगे, हम अभी भी, वो ये भी कह सकता है कि हम परेशान करेंगे। आई मीन दैट्स अ पॉसिबिलिटी रजत, क्योंकि इस समय वो, जैसे मैंने बताया, वो घायल है इस समय, और उसको फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे को खत्म कर दो या कुछ भी कर दो, मेरे को वेंटिलेटर पे छोड़ दो, लेकिन मैं आपको सांस लेने नहीं दूंगा। उसका वो इस स्टेज पर आ गया है। तो अभी क्या है कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, और आपको ये वॉलेटिलिटी मार्केट्स में देखने को मिलेगी। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं ये भी कहना चाहूंगा रजत, बेस्ट रिटर्न्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन volatility is at its extreme and markets touch their lows। तो आपको ये सिचुएशन आपको एक्चुअली अगर मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखूं, दिस इज ऑलवेज अ गुड सिचुएशन फॉर मार्केट्स फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लेकिन सर वो हम कच्चे तेल के ऊपर बात कर रहे हैं, अटैक कहीं और पर भी हो गया है, और वो आज स्टॉक मार्केट में बड़ा भारी पड़ेगा बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे एचडीएफसी बैंक पे जिस तरीके की गिरावट एक्सपेक्टेड है उसका असर आ सकता है। कल एडीआर जो है एचडीएफसी बैंक का वो 7.25% से ज्यादा टूट गया, और कारण ये कि जो इनके पार्ट टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं अतानु चक्रवर्ती, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा भी जो रिटर्न है, जो ये लेटर आया हुआ है उनका रेजिग्नेशन लेटर, उसमें जो उन्होंने बातें की हैं वो बहुत चौंका रही हैं। वो बोल रहे हैं बैंक के कामकाज को लेकर वो थोड़े चिंता में हैं, और पिछले 2 साल में बैंक में होने वाली घटनाओं और कार्य प्रणालियों से वो सहमत नहीं थे, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। के मिस्त्री साहब को 3 महीने के लिए अंतरिम पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। लेकिन ये हुआ क्या एचडीएफसी बैंक में, अब सब निवेशक परेशान हो रहे हैं। एक्चुअली जो उनका लेटर आया है वो साफ तौर पे ये दर्शा रहा है कि कुछ ऐसा है बैंक में जो उनको पसंद नहीं आया। तो एक तरीके से तो उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। सर बहुत समय से थे ये बैंक में
नियुक्त हुए हुए थे, लेकिन एकदम से अचानक से निकलना और उसके बाद फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स के ऊपर और वो भी एचडीएफसी बैंक के ऊपर उंगली उठाना, ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आज क्या होगा एचडीएफसी बैंक का? सो एब्सोल्युटली रजत, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है फ्रॉम एन एचडीएफसी बैंक पर्सपेक्टिव। ये एक ऐसा बैंक है जहां पर उंगलियां उठाने की बात पे भी या फिर गॉसिप अगर जरा सी हो रही है उसके लिए भी, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। उंगली उठाना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी एक इंटरनल एम्प्लॉय द्वारा या फिर चेयरमैन के द्वारा अगर ये बात बोली जा रही है, इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड इसकी वजह से आप जो मार्केट में गिफ्ट निफ्टी में भी आप देख रहे हैं 400-500 पॉइंट जो नीचे की तरफ दिख रहा है, इसका बहुत बड़ा रीजन other than whatever is happening globally is also the HDFC Bank. और the only good thing I would say is that KK Mistry साहब को temporarily बनाया गया है, which is he's a proven warrior. So that is the only silver lining and he has a track record. So मैं यही कहना चाहूंगा कि there would be repercussions, maybe inquiries, maybe some soul searching होगी यहाँ पे, और इसका इम्पैक्ट मार्केट में भी देखने को मिलेगा, ये डाइजेस्ट करना पड़ेगा। However, I would also like to say it's an institution, it's a big institution. इंक्वायरी होगी, बट I think it will rebound. और सर वो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में कि सर्टेन हैपनिंग्स एंड प्रैक्टिसेस विद इन द बैंक दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड ओवर लास्ट 2 years आर नॉट इन कॉन्ग्रुएंस विद माय पर्सनल वैल्यूज एंड एथिक्स। दिस इज द बेसिस ऑफ माई एफोरमेंशन्ड डिसीजन। यानी कि कुछ 2 साल में ऐसा हो रहा था बैंक में जो उनके पर्सनल वैल्यूज और एथिक्स से मेल नहीं खा रहा था, इसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। तो इसको पर्सनल रीजन समझें कि उनकी वैल्यूज और एथिक्स से नहीं कर रहा था, लेकिन वाकई अब उनके पर्सनल और एथिक्स और वैल्यूज ऐसा क्या थे जो बैंक के नहीं थे। तो कुछ ना कुछ तो बैंक में ऐसा हो रहा है जिसके कारण सीनियर एम्प्लॉयज परेशान दिखाई दे रहे हैं। एब्सोल्युटली रजत, इट्स अ ग्रेव सीरियस चार्ज है, बहुत सीरियस चार्ज है। और मेरे ख्याल से फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स एंड ऑल कंसर्न्ड, इसके लिए एक इंक्वायरी भी होनी चाहिए। आई थिंक आरबीआई विल ऑल्सो टेक नोट ऑफ दैट, एंड आई थिंक इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन भी निकलेगा। it is, mind you, it is not coming from any employee of HDFC Bank. It is coming right from the top, which is a chairman जो हैं वो बोल रहे हैं। That means this is serious. Having said that, why has he probably voiced his concerns now and not earlier? Those are the things that will be figured out. और तब तक थोड़ा सा HDFC बैंक पे प्रेशर रहेगा। कुछ probably एक मैंने कुछ और भी पढ़ा था कि एक इनकी जो HDB की डील होने वाली थी MUFG के साथ, which eventually happened with someone else, तो उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स किए गए हैं। सो वी विल सी कि कैसे क्या होता है आगे चल के। यस, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट ऑन HDFC बैंक, बैंक निफ्टी एंड ओवरऑल निफ्टी पे जरूर रहेगा। बैंक निफ्टी कितना 800,000 पॉइंट कितना, मतलब ये तो बहुत ही भयंकर जाएगा। सबसे ज्यादा वेटेज तो एचडीएफसी बैंक का ही है, और निफ्टी 200-250 पॉइंट तो इसी के कारण मेरे ख्याल से निकल जाएगा एचडीएफसी बैंक की वजह से। तो अभी बैंकिंग स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? अभी सबसे बड़े बैंक में ऐसी चीजें हो रही हैं तो फिर उसके बाद बाकी कौन सेलिब्रेट करेगा? बाकी छोटे वाले तो निपट जाएंगे इस तरीके से। सो रजत देखिए, देयर इज आल्सो सेइंग यस, बैंक निफ्टी के ऊपर शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट रहेगा, बट आल्सो अंडरस्टैंड दैट वन बैंक्स लॉस इज द गेन ऑफ द अदर बैंक। अगर कहीं पे मार्केट शेयर का लॉस हो रहा है तो दूसरे बैंक्स के लिए बेनिफिट भी हो सकता है। हैविंग सेड दैट, देयर वुड बी, एज आई सेड, शॉर्ट टर्म में इसके रिपरकशंस हो सकते हैं, इंक्वायरी होगी, एंड कुछ समय के लिए probably one should avoid HDFC Bank, and in very short near term maybe you should just avoid Bank Nifty, because you will see the maximum casualty over here only. I don't know 800 पॉइंट गिरेगा, 1000 गिरेगा या 2000 गिरेगा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि इम्पैक्ट जरूर रहेगा इस न्यूज का, एंड वील हैव टू वेट एंड वॉच। एक्चुअली कल आप देखें रजत, तो कल there was spate of bad news across the globe. यूएस में इन्फ्लेशन फिगर ज्यादा आई, फिर फेड ने थोड़ा सा
नेगेटिव व्यू ही रखा विद रिस्पेक्ट टू रेट कट्स. देन आपका आप ब्रेंट टच 111 एंड the war escalated in Middle East. So there was a lot of bad news and यही सब दिख रहा है. और ये इस वजह से ज्यादा खराब लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने 3-4 दिन का एक पॉजिटिविटी देखी थी तो उसके बाद आया है. सो इसलिए लग रहा है. बट मेरे ख्याल से ऐसे दिन इन तरह की सिचुएशंस में आएंगे, आते रहेंगे जब तक कोई अच्छा सोल्यूशन निकल के नहीं आता है. ये आपने यूएस फेड की बात कर दी सर. वो 3.5 से 3.75% पे ब्याज दरें स्थिर रखी हैं. कल यूएस फेड की पॉलिसी आई थी लेकिन थोड़ा हॉकिश लग रहे थे. यूएस फेड अब बोल रहे हैं कि एक साल मैक्सिमम इस साल में सिर्फ एक बार रेट कट हो सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं प्रोबेबिलिटी बनती. तो डोनाल्ड ट्रम्प तो सर बहुत बोल रहे थे कि रेट कट होना चाहिए. वो तो ये तो बोल रहे हैं कि एक ही बार होगा. अब क्या करें, उन्हीं की करनी का फल मिल रहा है उनको, डोनाल्ड ट्रम्प को. अब तो यूएस फेड चेयरपर्सन भी बोला. अच्छा, उन्होंने ये भी बोला कि अगर ये उनके ऊपर जांच चलती रही तो शायद वो यूएस फेड में बने रहें. Raja, देखिए, I think he will go and Kevin Walsh will take his place. But मेरे को लगता है केविन वॉश को जब ट्रम्प ने अपॉइंट किया था तो उन्होंने बोला था कि ही इज लुकिंग एट फर्दर रेट कट. बट जिस तरह का डेटा आ रहा है, जिस तरह से वॉर एस्केलेट किया है पिछले कुछ समय में, इट विल हैव प्रोफाउंड implications ऑन दी इन्फ्लेशन इन यूएस. एंड आज की डेट में स्टैगफ्लेशन की भी बात हो रही है जहां पे stagnant growth and high inflation की बात हो रही है यूएस में. I think for any Fed chairperson, even if he's a representative of Donald Trump, yet उसके लिए भी रेट कट करना बहुत मुश्किल है. तो ये जो एक रेट कट की बात हो रही है, डॉट प्लॉट में भी एक रेट कट की प्रोबेबली गुंजाइश दिख रही है, वो भी मुश्किल है मेरे हिसाब से रजत. अनलेस बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जाके डिसीजन ले लिया जाए, जो मुझे मुश्किल लगता है. तो आने वाला समय यूएस सिर्फ इसीलिए खुश नहीं हो सकता है कि वो दूर बैठे हैं, हम लोग सबसे पावरफुल मिलिट्री हैं और हम लोग की इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है. दूसरों के घर जलेंगे तो आग की आंच उनके पास भी पहुंचेगी रजत. और ये जब पहुंचेगी तो डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले अपने आप मुश्किलात में आएंगे. तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे यूएस में क्या फर्क आता है. मिड टर्म इलेक्शंस उनके बहुत ज्यादा दूर नहीं है और इसका इम्पैक्ट आएगा उनके ऊपर. और पॉपुलैरिटी फिगर्स वहां पे डोनाल्ड ट्रंप की नीचे जा रही हैं, रिपब्लिकन्स भी प्रेशर फेस कर रहे हैं. तो ये जो वहां पे जो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, आई थिंक ही विल बी इन अ बिग सूप गोइंग फॉरवर्ड. राइट. लेकिन सर बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं और वो यही बोल रहे हैं कि अभी तो वैसे वो व्यूअर्स भी बहुत भड़के हुए हैं. साफ तौर पर उनके कमेंट्स जो आ रहे हैं ना, वही युद्ध से लेकर आ रहे हैं. और उसके बाद कोई कह रहा है मेरे पास शॉर्ट पोजीशन है, कोई कह रहा है कि ये हो गया गेम ओवर ऐसा लिखा आ रहा है. और हमारे व्यूअर हैं केआर के साहब, वो बोल रहे हैं आज एचडीएफसी वाला आउट ऑफ सिलेबस आ गया. और वो ऑयल प्राइसेस पे तो कंसर्न थे ही, लेकिन नाउ ही इज मोर कंसर्न ऑन एचडीएफसी बैंक. तो एचडीएफसी बैंक जिस तरीके से आज ओपन होगा, यही बहुत एक चिंता पैदा कर रहा है. और दूसरा पैदा कर रहा है कच्चा तेल. सर हम थोड़ा एचडीएफसी बैंक पे ज्यादा रहेंगे बिकॉज आज जब मार्केट नीचे जाएगा तो एक केंद्र बिंदु में जो स्टॉक है दैट इज एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी, दोनों ही आज बहुत बुरी तरीके से नीचे जा सकते हैं. लेकिन ये एचडीएफसी बैंक इशारे तो दे रहा था पिछले कुछ समय से लगातार. हाउ इज द फाइनेंशियल्स में तो उनके रेजिग्नेशन लेटर में भी लिखा है कि कोई मटेरियल इंपैक्ट नहीं आएगा बैंक के कामकाज में. लेकिन स्टॉक प्राइस, फाइनेंशियल्स अपनी जगह ठीक है, स्टॉक प्राइस लगातार नीचे जाता चला जा रहा है और निवेशक परेशान हो रहे हैं. अब 1000 का स्टॉक 800 पहुंच गया था, ये 800 से भी आज 7% और नीचे लगा लो, यानी कि फिर वही वाली रेंज आ जाएगी 780 760 वाली रेंज. तो वैल्यूएशंस कैसी लग रही है अभी एचडीएफसी बैंक की? सो रजत, मैं दो चीजें बोलूंगा यहाँ पे. एक तो मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट मार्केट को किसी तरह की भनक हो सकती है. और आपने पिछले कुछ समय में एचडीएफसी बैंक में जो फॉल देखा था विच वाज मच मोर प्रोनाउंस्ड देन मेनी अदर बैंक्स जो इंडस्ट्री में है. तो ये बात बहुत क्लियर है. दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, हमारा जो रेगुलेटर है, बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई, मेरे ख्याल से इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग रेगुलेटर्स इन द वर्ल्ड. एंड इन्होंने जो काम किया है पिछले कुछ समय में, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उन्होंने जिस तरह का काम किया है.
और मेरे को लगता है कि दे विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल गोइंग फॉरवर्ड एज फार एज HDFC बैंक इज कंसर्न. The questions that have been raised by a chairman are very serious and they need to be addressed. Till that time, I think HDFC बैंक में थोड़ा प्रेशर रहेगा. ऑन द फेस ऑफ इट जो हमने देखा हुआ है, उनके फंडामेंटल्स देखे हैं और बाकी चीजें देखी हैं, जो बैलेंस शीट दिखाती है, जो रिजल्ट्स बताते हैं, उससे हमें ऐसा कोई वरीसम चीज नहीं दिख रही थी जो ये आउट ऑफ सिलेबस अचानक, जैसे आपके दर्शक ने बोला है, बिल्कुल सही बात बोली है, आउट ऑफ सिलेबस ही लगता है. बट एट द सेम टाइम मेरे को लगता है जब इंक्वायरी आएगी और डिटेल्स निकल के आएंगी तब जाके पता चलेगा. हैविंग सेड दैट, मैं कोई डायर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखता हूँ. आई थिंक RBI विल स्टेप इन एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. और मेरे को HDFC का बाकी जैसे मिस्त्री साहब वापस आ रहे हैं और मेरे को लगता है कि एक वो संभाल लेंगे काफी हद तक. HDFC का मैनेजमेंट will play an integral role, and things will streamline. In the short term, there would be a lot of pressure. Valuation wise, it looks attractive, Rajat. But having said that, given the kind of situation that it is in, and किस तरह के allegations लगे हैं, उसके हिसाब से it's best to avoid the stock at this point of time. पर सर इसमें FIs का 47% हिस्सा है, 47.67% के आसपास का हिस्सा. और FIs का ही स्टॉक टूटा है मार्केट में आज के समय. FIs बेच रहे थे, बहुत धड़ल्ले से बेच रहे थे स्टॉक मार्केट में, लेकिन HDFC बैंक पे मैक्सिमम एक्सपोजर जो वो FIs का है 47.67%, उसके बाद DIs की सारी 37%. और FIs की होल्डिंग वाला स्टॉक टूटा, मतलब झटका तो फिर FIs को भी लगेगा. और ये आउट ऑफ सिलेबस, उन्होंने कौन सा सोच रखा होगा कि एकदम से इतना टूट जाएगा. सभी पोजीशंस बिल्डअप करते हैं इसमें. तो कहने का मतलब ये कि हम कहते हैं बुरे स्टॉक्स में एकदम से बेचते हैं इंस्टीट्यूशंस, ये तो अच्छे स्टॉक में भी बेचने का एक बहाना मिला हुआ है. तो FIs को भी झटका लगा और FIs वैसे भी नहीं खरीद रहे थे इंडियन मार्केट में. जी रजत, एक्चुअली और FIs को ये बात पसंद भी नहीं है जब उनके किसी स्टॉक के ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज आए और वो भी राइट फ्रॉम द टॉप अथॉरिटी की तरफ से अगर कुछ बोला जाए, दे वोंट लाइक इट रजत. एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट repercussions could be there in short term, or maybe FIs के लिए आगे चल के फेवरेट स्टॉक ना रह जाए, they might have to move to something else. So the impact would be there Rajat, no doubt about it. बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी रहेगा और खुद HDFC बैंक के शेयर के ऊपर भी रहेगा. कोलैटरल डैमेज बाकी बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर भी रहेगा फॉर द मोमेंट. So we will have to see कि आगे कैसे बिहेव करता रहेगा. At some point of time I think बैंक निफ्टी विल बिकम अट्रैक्टिव. हमें बैंक निफ्टी वैसे भी बहुत पसंद था. मेरे को लगता है कि अगर बिजनेस लॉस होता भी है किसी तरह का, देयर वुड बी अदर बैंक्स हु वुड टेक बेनिफिट ऑफ दैट. फुल कॉन्फिडेंस आई हैव इन RBI और मेरे को लगता है कि RBI विल स्टेप इन, विल सूदन द नर्व्स. 2-4 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन का थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई विल लाइक टू सीज द अपॉर्चुनिटी if there is some decent correction happening here. और इसका इम्पैक्ट आज शुरू में जो आपको बाजार पे झटका लग रहा है ना, वो थोड़ा सा कच्चे तेल की वजह से, थोड़ा नहीं अच्छा खासा, और दूसरा फिर HDFC बैंक की वजह से होगा. और यहाँ पर बैंक निफ्टी आज बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होगा और साथ ही साथ HDFC बैंक भी देखते फिर कहां पर समझने की कोशिश करता है. लेकिन ये जो चिंगारी लगी है HDFC बैंक में, ये क्या बाकी बैंक्स और हाई स्टैंडर्ड वाले बैंक्स बोल रहा हूं सर, ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक, इनमें भी परेशानी पैदा कर सकती है क्या? आपको लगता है कि अभी थोड़ा अवॉइड रखें बैंकों को, या फिर HDFC बैंक पे हो गया तो फिर बाकी का कोई बैंक आपको ज्यादा पसंद है उसकी तरफ स्विच हो जाए? सो नीजर्क रिएक्शन होएगा रजत, सबके ऊपर आएगा नीजर्क आज के दिन में भी और मे बी 1-2 दिन के लिए. बट देयर आफ्टर पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग हु स्टैंड्स टू बेनिफिट आउट ऑफ मे बी HDFC बैंक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं या वोज हैं, उससे और किसको बेनिफिट मिलेगा? Is it the public sector banks? Is it other competitive private sector banks? अगर ये कंटेजियन नहीं है, अगर ये सारे बैंक, अगर कोई जो प्रॉब्लम्स जो जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो अगर वो हर बैंक के साथ नहीं है और वो सिर्फ लिमिटेड है HDFC बैंक के साथ, तो मेरे को लगता है कि अदर बैंक्स विल स्टैंड टू गेन. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग रजत, अगर हम ध्यान से देखें और इसकी तरफ डालें, तो मैं तो अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ क्राइसिस को. इट्स अ क्राइसिस इन मेकिंग.
बट क्राइसिस में भी आपको कई जगह और अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। सही बात है। और वो बोल रहे हैं कि वो बैंक में बहुत समय से जो कामकाज कर रहे थे, तो उसमें कोई इवेंट गिनवाया गया है जब एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक के साथ विलय हुआ था। और दिस वाज अ स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव मेड एचडीएफसी बैंक द सेकेंड लार्जेस्ट बैंक इन द कंट्री। और अभी तक उसके मर्जर्स के जो बेनिफिट्स हैं वो अभी तक पूरी तरीके से आए नहीं है। अभी आने वाले समय के लिए उसके मर्जर के बेनिफिट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन 2 साल में उन्होंने कुछ ऐसा होता देखा बैंक में जिसकी वजह से वो परेशान हैं, और वो इसी कारणवश जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। और ये अतानु चक्रवर्ती ने पार्ट टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया है, क्योंकि पिछले 2 साल में बैंक में होने वाली घटनाओं और कार्यप्रणाली से वो सहमत नहीं थे। तो है तो पर्सनल रीजंस, लेकिन उसके बाद ये जिस तरीके का एक इशू बना वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पे बहुत बहुत, और ये अनपैरेलल होगा। ये एचडीएफसी बैंक में ऐसा भी हुआ था, ये भी अब हिस्टोरिकली दर्ज हो गया हर जगह। के मिस्त्री साहब को 3 महीने के लिए अंतरिम पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है, और इसी की वजह से कल जो एडीआर था एचडीएफसी बैंक का वो लगभग 7%, 7.25% नीचे जाके बंद हुआ। और वो आज स्टॉक मार्केट पे डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगा। तो एचडीएफसी बैंक आज एकदम से नीचे खुलेगा, और उसके बाद देखना होगा कि अगर एचडीएफसी बैंक नीचे तो बाकी का कोई बैंक जो है वो संभालने आता है कि नहीं। सर, हाल फिलहाल में ना कि कुछ बड़े पीएसयूज में इतनी स्मूथली बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना बढ़ चढ़कर बोलियां नहीं लगाई। जैसे कि मेरा एग्जांपल इशारा आईडीबीआई बैंक के ऊपर भी है। सरकार और एलआईसी चाहती थी कि इसमें से अपना हिस्सा जो है वो बेच दें, लेकिन बोलियां ही उतने भाव पे नहीं मिली जो कि रिजर्व प्राइस रखा गया था। तो क्यों हिचकिचाहट हो रही है बड़े इंस्टीट्यूशंस को, फर्म्स को, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स को इन बैंक्स को खरीदने में? आईडीबीआई बैंक बिल्कुल स्मूथली जो सरकार चाहती थी कि विनिवेश हो जाए, वैसा हुआ ही नहीं। सो रजत, मेरे को लगता है कि इट्स अनदर बिग डेंट ऑन द एंटायर डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ द गवर्नमेंट। ये कभी मतलब अदर देन एयर इंडिया आई डोंट थिंक कोई मीनिंगफुल डिसइन्वेस्टमेंट हो पाया है ऑफ लेट। एंड आई थिंक पूरी करंट गवर्नमेंट डिस्पेंसेशन में दिस इज परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर जो रहा है एज फार एज डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इज कंसर्न। जो इन्होंने थोड़े थोड़े करके पार्शियल स्टेक्स बेचे हैं, यू नो 5-5% का आईपीओ फॉर्म में इन्होंने जो करा है और वो डिसइन्वेस्ट करा है, दैट इज ओके। बट लार्ज स्केल बिग डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में आई थिंक दिस हैज बीन अ बिगेस्ट फेलियर। एंड कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट रहा है इन केस ऑफ आईडीबीआई, what government wanted and what people were willing to offer. First of all, there were only two players who were willing to offer something. Secondly, there was a huge disconnect between the price that they were offering at what government was expecting. इतना बड़ा डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। सो कहीं कहीं ना कहीं आई थिंक गवर्नमेंट का पूरा इनिशिएटिव इन टर्म्स ऑफ दिस पूरा स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हैज बीन अ कंप्लीट फेलियर। एंड लेट्स नॉट मिन्स वर्ड्स रजत, ये अभी का सिर्फ नहीं हो रहा है, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है डिसइन्वेस्टमेंट में। इट हैज बीन मच बिगर प्रॉब्लम एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी इट्स नॉट वर्किंग आउट। गवर्नमेंट विल हैव टू रियली थिंक ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ गेटिंग दिस इनिशिएटिव स्टार्टेड। ये ठीक से कर ही नहीं रहे हैं। तो दिस इज अ फेलियर एंड आई मस्ट एडमिट कि यहाँ पर गवर्नमेंट हैज बीन फाउंड वांटिंग। पर सर, इसमें ये सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो अतानु चक्रवर्ती जी बोल रहे हैं कि जिसकी वजह से कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो उनको उससे वो सहमत नहीं है। क्योंकि हमने इंडसइंड बैंक में देखा था कि डेरिवेटिव बुक को लेकर बहुत बड़ी एक समस्या आ गई थी। तो यहाँ पर ऐसा बैंक के कामकाज में, एचडीएफसी बैंक के कामकाज में ऐसा क्या हो सकता है जिसको लेकर उनके अंतरिम चेयरमैन ही संतुष्ट नहीं थे? इसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं? बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस हो सकते हैं, तो पॉलिसी डिसीजन फ्रंट पे कुछ होगा या फिर ऑपरेशनल फ्रंट पे क्या हो सकता है आपके हिसाब से? सो रजत, मेरे को देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या हिंट कर रहे हैं, किस चीज पे जाएगा, वो इंक्वायरी से ही स्टैब्लिश हो पाएगा। एंड मेरे को लगता है कि आरबीआई विल स्टेप इन एंड विल कंडक्ट एन इम्पार्शियल इंक्वायरी एंड फिगर दैट आउट। बट आई थिंक जो इंडिकेशंस आ रहे हैं इट इज मोर ऑपरेशनल इन नेचर। और जब प्रोबेबली एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का जब लिमिटेड का जब
आपस में जब विलय हुआ था उसके बाद जो है कुछ ऑपरेशनली कुछ चीजें हुई होंगी जिसको वो हिंट करना चाह रहे हैं. माय क्वेश्चन इज, वाज इट प्लेस्ड बिफोर बोर्ड इन लास्ट 2 years, या फिर जब से वो कुछ समय से बने हुए हैं चेयरमैन तब से उन्होंने क्या ये सबको बताया है, आरबीआई के समक्ष लेके आए हैं, या कुछ चल रहा था अंदर ही अंदर जो उन्होंने हिंट किया था? आई थिंक दोज आर द क्वेश्चंस दैट आल्सो नीड टू बी एड्रेस्ड. या फिर अचानक ही इन्होंने अब जो है ये 3 महीने बाद बता दिया है, हैज ही सेंट एनी लेटर टू आरबीआई इंडिकेटिंग व्हाट ऑल इज गोइंग? सो आई थिंक दिस ऑल इज अ मैटर ऑफ प्रोब एंड लॉट विल कम एज इट विल गेट डिस्क्लोज जब धीरे धीरे करके टाइम पास होगा, सब पता चल जाएगा रजत. बट मेरे को लगता है कि वी हैव अ वेरी एबल रेगुलेटर हु विल टेक केयर ऑफ द थिंग्स. ओके सर, रूपक देव जी भी हमारे साथ इस समय ज्वाइन कर गए हैं. रूपक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे. नमस्ते रजत जी. सर कैसे बचेगा बाजार, हो गया है हाहाकार फिर से. कच्चा तेल तो अपनी जगह ठीक है, हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक पे. एचडीएफसी बैंक बहुत बुरी तरीके से नीचे जाने को तैयार है, 7% नीचे खुलेगा. तो आपके कमेंट्स क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है बैंक निफ्टी पे, क्योंकि अच्छे वाले चढ़ने शुरू हुए थे. आज खबर नेगेटिव आ गई है, और खबर ये कि अतानु चक्रवर्ती ने नैतिक मूल्यों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया, जो कि इनके पार्ट टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे. अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया. तो ये कंप्लायंस रिलेटेड इशू आएगा ये तो पता नहीं था, लेकिन बैंक निफ्टी का जो रैली हुआ था, जो रिकवरी हो रहा था, वो लिमिटेड ही था, ऐसा एक्सपेक्टेशन था. मुझे लगा था थोड़ा और ऊपर जाएगा, ऐसा लगा था मुझे. बट उससे पहले ही कल का जो न्यूज वॉर रिलेटेड न्यूज आया, फिर यूएस का जो फेड का जो थोड़ा हॉकी स्टैंस आया, उसके चलते जो करेक्शन आएगा, ये सब एक्सपेक्टेड ही था. बट ये उसके ऊपर एड ऑन था एचडीएफसी का न्यूज. तो अभी लगता है तो चालू हो जाएगा. जो पिछले वीक बात कर रहे थे पैनिक बॉटम आज भी हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए. ओके सर, ये बाकी तो नहीं कोई ज्यादा खतरनाक खुल रहा, सिर्फ एचडीएफसी बैंक ही बहुत खतरनाक खुल रहा है. मैं इसको फिर से अब बताऊं आपको किन लेवल्स पे ओपन हो रहा है आज के सत्र में एचडीएफसी बैंक. तो एचडीएफसी बैंक 9% नीचे, 8.5% नीचे, 770 के भाव पे ओपन हो रहा है. इसका सपोर्ट कहां पर आता है रूपक जी? 770. हम यही सोच रहे थे कि 770 780 के आसपास ही खुलेगा. ये यहां पर बहुत हो गया, या फिर अभी तो भैया गिरावट बाकी है? इसकी वजह से निफ्टी 580 पॉइंट नीचे खुलेगा और बैंक निफ्टी 1850 पॉइंट नीचे खुलेगा, जिसमें 1850 पॉइंट्स में मैक्सिमम वेटेज एचडीएफसी बैंक का ही आज. जी हाँ, मुझे लगता है कि करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि जो सपोर्ट था वो 800 के लेवल के सपोर्ट था. बट 800 के नीचे खुलेगा तो सेंटिमेंट बहुत ही खराब लग रहा है. प्रीवियस स्विंग लो जो है 680 वहां तक भी जा सकता है शॉर्ट टर्म में. तो गौरव जी, सवाल ये कि जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा हो एचडीएफसी बैंक, उनके ऊपर क्या सलाह होगी? लॉन्ग टर्म में हम कहते हैं तो कि हाईली गवर्न्ड बैंक है, लगातार इसमें पैसा ही बना है निवेशकों का, और ये स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है. लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म ब्लिप्स आते हैं और इतने भयानक तरीके से जो टूटता है, उसमें थोड़ा तनाव महसूस होता है. तो लंबी अवधि के निवेशक अभी क्या करें? ये इशू तो बहुत बड़ा हो गया. So, Rajat, I don't think it would be wise to come out of it now. अगर ये पहले से थोड़ा कुछ हिंट्स आए होते तब तो समझ में आता कि कोई किसी ने एक्शन लिया है. बट अब 9% के करेक्शन के बाद आई थिंक आई वुड वेट कि एचडीएफसी बैंक प्रॉबेबली आज कोई मे बी देयर माइट बी सम प्रेशर हो जिसमें वो क्लैरिफिकेशन इशू करें, थोड़ा डिटेल्स प्रोवाइड करें. आई थिंक दैट इज एक्सपेक्टेड एंड वी विल सी एंड वेट एंड वॉच की कैसे रहता है. बट नीजक रिएक्शन लेके और मार्केट से अब एग्जिट करना विद ऑल द लॉसेस दैट probably come along the way, one should take the stride. And हम हमेशा से कहते हैं डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए. अगर किसी ने अपना जरूरत से ज्यादा पैसा एचडीएफसी बैंक में लगा रखा है इन परसेंटेज टर्म्स, देन उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. बट दोज हु आर डिवर्सिफाइड इनटू several banks and maybe several other stocks, they should not probably think about exiting from here at this point of time. रूपक जी, एक बार बैंक निफ्टी और निफ्टी का कुछ सपोर्ट लेवल्स बता दीजिए. आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स टूट गए हैं क्या? एक बड़ा ब्रेकडाउन आया क्या? जी, निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा मेरे ख्याल से 22,950 के आसपास, जो रिसेंट लो था, सोमवार का लो था. तो मुझे लगता है एक बार टूटेगा, और टूटेगा तो मुझे लगता है करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है 22,200 और 21,800 तक. 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 22,200 और 21,800 तक.
ओके, और बैंक निफ्टी आज केंद्र बिंदु में बैंक निफ्टी बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक, इसके कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं? बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट लेवल है 53,200 जो रिसेंट लो है, वो टूटा तो करेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है मुझे टुवर्ड्स 49,900, मोर और लेस 50,500 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। अगर आज ही नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मेरा टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म में वहां तक आ सकता है। ओके राइट। एक बार मैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स देखना चाह रहा था कि आज के सत्र में क्या भयानक बिकवाली बैंक निफ्टी पे जो हो रही है, तो क्या उसमें सारे ही नीचे जा रहे हैं क्या? तो हुआ ये रहा है कि एचडीएफसी बैंक 8.5% नीचे खुल रहा है, और उसके बाद कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक, कोटक बैंक, पीएनबी और यस बैंक, ये सब स्टॉक्स 2% से 2.25% नीचे खुल रहे हैं। लेकिन जो कम कम गिरे, वैसे सारे नीचे खुल रहे हैं। तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने अभी भी बाय रख रखा है विद 1050। वो कह रहे हैं कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी का जो मैसेज अभी आया, वो कह रहे हैं कि जो टारगेट प्राइस है वो है 1050 फॉर एचडीएफसी बैंक, और डिस्पाइट चेयरमैन रेजिग्नेशन एंड इंटरिम अपॉइंटमेंट ऑफ केके मिस्त्री ऑलरेडी डी-रेटेड वैल्यूएशंस लिमिटेड डाउनसाइड फ्रॉम हियर, दो रिकवरी री-रेटिंग में बी डिलेड अंटिल कंसर्न्स नेगेटिव न्यूज फ्लो सबसाइड। तो सर गौरव जी, एचडीएफसी बैंक पे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो वो 1050 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि अभी अतानु चक्रवर्ती ने जो इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद केके मिस्त्री को अंतरिम चेयरमैन पद पे जो नियुक्त किया गया है, उससे पहले जो डी रेट हो रही थी वैल्यूएशन वो हो गई है, यहाँ पर लिमिटेड डाउनसाइड है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? So Rajat, देखिए the impact would be there on HDFC Bank, and there is no doubt about it. हम लोग already देख रहे हैं 8-9% का fall, but I would await clarifications, and मैं expect करता हूँ there would be a press conference, there would be clarifications issued, and RBI क्या action लेता है वो बहुत matter करता है। How serious the charges are, ये इन सब चीजों के बारे में थोड़ी डिटेल मिलेगी, एंड देन ओनली वी कैन probably guess what Atanuji is talking about. We'll figure that out. Till that time, I think it's an avoid कि हम लोग इस मॉडल में अभी कूदें. So stay patient and let's see how it shapes up. और वही जेपी मॉर्गन भी बोल रहा है, वो बोल रहा है कि दे आर स्टेइंग न्यूट्रल ऑन एचडीएफसी बैंक, टारगेट प्राइस 1050, और नहीं सॉरी, टारगेट प्राइस 1090। तो कोटक कह रहा था टारगेट प्राइस 1050, जेपी मॉर्गन कह रहा है 1090। पर प्रॉब्लम यह है कि इंस्टीट्यूशन के पास तो होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के पास तो होते हैं, भर भर के रखे उन्होंने एचडीएफसी बैंक, तो फिर एचडीएफसी बैंक वो नेगेटिव रिपोर्ट निकाले कैसे? खरीदने से पहले थोड़ी बताते ये हो जाएगा एपिसोड। तो भैया एपिसोड इंस्टीट्यूशंस के साथ भी हो सकता है, ये ध्यान से थोड़ा। तो जेपी मॉर्गन एचडीएफसी बैंक पे न्यूट्रल है, 1090 बोल रहे हैं टारगेट, एज चेयरमैन एग्जिट साइटिंग गवर्नेंस इश्यूज और concerns and incomplete merger benefits hurt sentiment, raising board management cohesion risks and weak macro likely leading to near term stock volatility. शॉर्ट टर्म में स्टॉक वोलेटाइल रहेगा जेपी मॉर्गन के हिसाब से, लेकिन टारगेट प्राइस उन्होंने 1090 का ही दे रखा है, और वो है न्यूट्रल इस मुद्दे पे। यूबीएस का आ गया 1175 में, जितने पढ़ते चले जा रहा हूं टारगेट ऊपर के दिए जा रहे हैं, लेकिन स्टॉक नीचे जाई जा रहा है। सर 770 पे चल रहा है गौरव जी, और अब यूबीएस बोल रहा है 1175। निवेशक ना इसी चीज से थोड़े परेशान हो जाते हैं, बोल रहे हैं भैया पहले नीचे के तो बताओ ना टारगेट, सब ऊपर ऊपर के क्यों दे रहे हो टारगेट? पहले नीचे बताओ मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो। नीचे तो मैक्स हो गया करते हैं, ऊपर के टारगेट ज्यादा बड़े बड़े देते हैं, और निवेशकों को चपत लग गई इस चक्कर में। और यूबीएस भी बोल रहा है कि बाय टारगेट 1175। सो राजा देखिए, डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज का अपना अपना इवैल्यूएशन का तरीका होता है, एंड मे बी दे आर नॉट फेयरिंग as much as the general public is. इसीलिए मैं कह रहा हूँ नीजक रिएक्शन के बेसिस पे आप अपना डिसीजन मेकिंग मत करिए. लेट्स वेट फॉर क्लैरिफिकेशन. थोड़ा सा पेशेंस रखने में कोई बुराई नहीं है, एंड लेट्स फिगर आउट कि कितना सीरियस है मैटर. सी मेरे को लगता है कि मैंने जैसे बताया हमारा रेगुलेटर इज वेरी स्ट्रांग, और उनको अंदाजा होगा कि इसमें क्या होने वाला था या क्या हो रहा है. I will be very surprised if they're not aware of what the situation is. So we will have to wait and watch. 770 का लो लगाने के बाद ओपन हो गया वैसे मार्केट, तो अभी पहले हम एचडीएफसी बैंक को ही कवर कर रहे थे, तो 6% नीचे एचडीएफसी बैंक, 770 का लो लगाया, अभी चल रहा है 793। तो जिस लेवल पे ओपन हुआ वहीं से खरीदारी होनी शुरू हो गई,
और ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स अभी भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव आ रखी है, सेल तो किसी ने भी नहीं बोल रखा। तो यहां से जहां पर ओपन हुआ था वहीं से एकदम से ऊपर चलना शुरू हो गया। शुरू में तो 7-8% की गिरावट थी, लेकिन अब 5.5% की रह गई है 796 के लेवल पे। सर क्या इसका हर्डल रहेगा रूपक जी, अब अगर स्टॉक ऊपर चढ़ाई करने के भी, अब ब्रोकिंग हाउसेस की देखो, इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस तो वो तो बहुत बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। शॉर्ट टर्म में क्या रेजिस्टेंस रहेगा? रेजिस्टेंस देखिए रहेगा 820 का, 820 8 से लेकर 840 का रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक उसका नीचे रहेगा तब तक सेलिंग प्रेशर रहेगा, और सेलिंग प्रेशर गहराते हुए दिखेगा जब वापस ये 770 के नीचे आ जाता है। 770 के नीचे और 70-80 पॉइंट्स का करेक्शन एक्सपेक्टेड है। ओके, और यही जो अतानु चक्रवर्ती की रेजिग्नेशन की खबर थी उसकी वजह से आज ये स्टॉक कांप रहा है, नीचे खुला है। लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं उसमें ये कि लोअर लेवल से एकदम से खरीदारी आई है जहां पर ओपन हुआ था, और अब 800 के लेवल के ऊपर निकलता हुआ एचडीएफसी बैंक। सर ये कोई माउथ वाटरिंग लेवल्स तो नहीं आ गए थे आज के सत्र में? 770 का लो लगाने के बाद हमने वो लेवल देखे ही नहीं, अब 804 के लेवल पे पहुंच गया एचडीएफसी बैंक। रूपक जी। हाँ जी, देखिए 770 के आसपास एक सपोर्ट था, हालांकि वो जो जिसको हम बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं, उस एक सपोर्ट था 70% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास पहुंच गया था, तो थोड़ा बाइंग आया था। और टेक्निकल हो या फंडामेंटल रीजन के लिए हो, कुछ भी रीजन के लिए हो, बाइंग आया। बट हमें लेवल वाइज चलते हैं तो 770 के नीचे वापस एक बार सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाइड हो सकता है। बट 840 के ऊपर आता है तो फॉर द टाइम बिंग हमें लगेगा कि चलो एक बार बॉटम हो गया अभी अभी के लिए, पर वहां से ऊपर जा सकता है। तो जब तक 840 के नीचे रहेगा तब तक स्केप्टिकल रहेंगे। अब 840 स्केप्टिसिज्म सबसाइड हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, यूबीएस की जो रिपोर्ट है इन्होंने बाय दिया 1175। कंसर्न सभी ने बताए हैं कि शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी रहेगी, कंसर्न रहेगा शॉर्ट टर्म में, फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, ये सब बोल रहे हैं। तो यूबीएस ने बोला 1175 का टारगेट, और उसके बाद कोटक ने बोला बाय 1050 का टारगेट, जेपी मॉर्गन ने बोला न्यूट्रल 1090 का टारगेट, और सब सीएलएस से ने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी 1200 का टारगेट। सबसे बड़ा टारगेट तो सीएलएस से ही लेके चल रहा है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी 1050 का टारगेट। तो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी रहेगी स्टॉक में, ये सब बोल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे फंडामेंटल इंटैक्ट हैं। ये झटका झेल जाएगा एचडीएफसी बैंक। तो ब्रोकिंग हाउसेस बुलिश नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बार झटका एचडीएफसी बैंक दे गया, और ये आज इतिहास में दर्ज हो गया कि एचडीएफसी बैंक एकदम से बड़े गैप के साथ नीचे खुला था। वो गैप फिल करने की कोशिश कर रहा है, 0.5% अब रह गई है गिरावट। बाजार पे आ जाते हैं। निफ्टी पे नीचे गए थे, ओपन हुए थे आज 23,197 के लेवल पे, लो लगाया 23,180, अभी चल रहे हैं 23,311। दोनों में निफ्टी पे, एचडीएफसी बैंक पे और बैंक निफ्टी पे निचले स्रोत से थोड़ी सी खरीदारी हुई है। और या तो आप जाते नीचे तो उसके बाद जाते 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 जाते। तो सर अभी रूपक जी कैसा लग रहा है बाजार? निफ्टी पे आ जाते हैं, 23,300 का लेवल आ गया है, ये लेवल्स ठीक है, या फिर आपको लग रहा है कि अभी वेट एंड वॉच ही करें, कोई बात नहीं थोड़ा टाइम पास कर लेंगे तब भी ठीक है, अभी हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे? नहीं, डेफिनेटली अभी तो वेट करना ही है, क्योंकि देखिए हमारा एक्सपेक्टेशन था कि कल का क्लोजिंग के बाद, क्लोजिंग बहुत ही अच्छा दिया था। कुछ हमें एटलीस्ट मुझे पता नहीं था कि वहां से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा इंटेंसिफाइड होगा और क्रूड ऑयल इतना फट जाएगा, हॉकिश स्टांस आएगा यूएस फेड का। तो हमारा व्यू था कि टेक्निकली और 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट रैली होगा, उसके बाद करेक्शन आएगा। बट क्योंकि ऐसा सिचुएशन आ गया, कैटलिस्ट चेंज हो गया, तो करेक्शन आ गया। तो फिलहाल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा 24,000 का। 24,000 का नीचे जब तक रहेगा तब तक सेल ऑन राइज करते रहेंगे। अभी पर लोअर टारगेट ऑफ ये चलिए मान के चलते हैं 22,200, 21,800। ओके, और बैंक निफ्टी पे कोई भी कंपोनेंट पॉजिटिव नहीं है, सबके सब नेगेटिव हैं। सबसे कम गिरा है आईसीआईसीआई बैंक आज बैंक निफ्टी पे, और यही एक पॉइंट है कि आप लोअर लेवल से रिकवरी ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में देखोगे। तो आईसीआईसीआई बैंक में भी लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी है, एसबीआई में भी थोड़ी सी रिकवरी है लोअर लेवल्स पे जहां पर खुला था, और एचडीएफसी बैंक में भी इनफैक्ट लोअर लेवल से रिकवरी है। 770 पे ओपन हुआ था, अभी 806 चल रहा है एचडीएफसी बैंक। तो ठीक है, खबर अपनी जगह ठीक है, अपने आपको काम करना है बाजार में कैसा पैसे बनेगा उसी पे हम बात कर रहे हैं। और आज निफ्टी पे चले जाते हैं, जो ऊपर ऊपर स्टॉक्स नजर आ रहे हैं उसमें सिर्फ दो हैं, एक है ओएनजीसी और एक है कोल इंडिया। सर इतना हड़कंप मचने के बावजूद गौरव जी, ओएनजीसी का स्टॉक है 0.3% अप। ये तो आज बुम बुम हो जाना चाहिए था $112 तेल पे। तो रजत देखिए, ऑयल बढ़ने से ओएनजीसी को बेनिफिट मिलता है, बट क्या ऑयल एक्सप्लोरेशन का उनके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्या वो वहां से सोर्स कर पाएंगे, या वहां पे जो उनके ओवरसीज
इनिशिएटिव्स हैं ओएनजीसी के, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है किसी तरह का. सो देयर आर नंबर ऑफ कंसिडरेशंस रजत. मेरे को लगता नहीं है कि वी शुड गेट इनटू यू नो, मेरे को तो ट्रेडिंग पे समझ में नहीं आता है कि वी शुड डू टू मच ऑफ ट्रेडिंग अराउंड सच पर स्टॉक्स ये अभी एट एनर्जी दिस पॉइंट स्टॉक्स ऑफ कैसे लग टाइम. रहे हैं? क्वेश्चन ये है कि एनर्जी स्टॉक्स लग कैसे रहे हैं, स्पेशली ओएनजीसी, क्या कन्विक्शन है स्टॉक पे? See, मेरे को from a long-term perspective, I think the impact of oil prices on slightly longer-term basis, ONGC should be positive. अगर बाकी सब कुछ बहुत ज्यादा गिर रहा है और ONGC आज स्टेबल है, it itself means a big victory for ONGC if you ask me, Rajat. तो ये ONGC जब तक ऑयल में इस तरह की वॉलेटिलिटी रहेगी, ONGC को कहीं ना कहीं थोड़ा बेनिफिट मिलता रहेगा. बट अगर हम लोग डायरेक्टली ये मान के चलें कि ब्रेंट 150 पे हो जाए तो ओएनजीसी अचानक ही बहुत उसी प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा, आई डोंट थिंक रजत दैट वुड बी द केस. बट हैविंग सेड दैट, मैं लॉन्ग टर्म पिक्चर ही देखता हूँ. लॉन्ग टर्म में मेरे को वंस वॉर सबसाइड्स, मेरे को ऑयल एक्सप्लोरेशन और ऑयल इस तरह की ओएनजीसी कंपनीज के लिए डिमांड सप्लाई में मिसमैच लगता है. एंड आई रिमेन स्लाइटली नेगेटिव फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. शॉर्ट टर्म में इस तरह की एक्टिविटीज जस्ट बिकॉज oil prices movement हो रहा है and there is an upward movement which should benefit ONGC. Having said that, it won't be directly proportional, so I would like to avoid in short term. और सर ये ATGL, गुजरात गैस, GSPL, MGL, ये सब स्टॉक, ATGL आज लगभग 9% ऊपर है. So रजत वही है, ये वॉर क्लाउड्स की वजह से ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है. एंड किसी को ये भी नहीं मालूम था कि 103 से 111 के आसपास आ जाएगा ब्रेंट इन नो टाइम. एंड वी आर आल्सो हियरिंग न्यूज अबाउट अटैक्स ऑन ऑयल एंड गैस फील्ड्स इन मिडिल ईस्ट नाउ. सो वी हैव टू फिगर आउट कि आगे चल के कैसे क्या होगा. बट मैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इस समय नहीं जाना चाहूंगा इन तरह के स्टॉक्स पर. तो पर ATGL में जिनके पास लॉन्ग टर्म में वो भी तो फंसे पड़े हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि अदानी टोटल गैस में अभी ये सिर्फ न्यूज फ्लो के आधार पर है, क्या बेच दें स्टॉक को या फिर होल्ड किया जा सकता है? आई थिंक रूपक जी इसका ज्यादा बेटर आंसर दे पाएंगे. ही वुड बी एबल टू रीड द चार्ट्स एंड देन रूपक जी probably do बड़ी it. मुश्किल से ऊपर जाता है ये स्टॉक, लेकिन फिर फंसा के ये बहुत परेशान करता है. आज सबसे टॉप गेनर है बाजार में, ढूंढ ढूंढ के मैं निकालोगे तो ATGL जैसा स्टॉक नहीं दिखेगा अभी. तो ATGL क्या कैसा लग रहा है अभी आप? जी, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, एटीजीएल बहुत रिस्की स्टॉक होता है, मूवमेंट इसका रिस्की रहता है. मूवमेंट देता है, 2 दिन का मूवमेंट आता है, फिर बाद में वापस आ जाता है, एकदम सबसाइड हो जाता है और कंटिन्यूअसली उसके बाद फॉल आता है. तो बार बार ऐसा हुआ, पैराबोलिक ब्लो ऑफ काइंड ऑफ मूवमेंट देता है, उसके बाद पूरा नीचे आ जाता है. तो भरोसा लायक नहीं है पर्टिकुलर स्टॉक, तो मैं जनरली अवॉइड ही करता हूँ. ओके, ये मैंने ना 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है आज. बताओ क्या डिफरेंस? बस यही डिफरेंस कि नीचे के भाव पे मिल रहा था HDFC बैंक, लेकिन शेप तो दोनों की एक जैसी है. एक ने कंटिन्यूएशन दिखाई, ATGL ने लगातार भाग रहा है अदानी टोटल गैस में. क्रूड और गैस वर्सेस HDFC बैंक की खबर पे आ रहा था. तो वो तो ATGL जहां पर शुरू हुआ उसके बाद दे रहा ऊपर, ऐसी HDFC बैंक भी जहां पर शुरू हुआ वहां पर ऊपर. तो दोनों ही तो स्टॉक चढ़ रहे हैं सर. मतलब ये नीचे का भाव देख के घबराना किस चीज के लिए? तो चल तो दोनों ही रहे हैं. और बाजार भी अब 23,320 के लेवल पे पहुंच गया है निफ्टी पे. देखते हैं कि सरेंडर कौन करता है. क्या बैंकिंग स्टॉक्स जो इस समय बैंक निफ्टी के सारे कंपोनेंट्स लाल हैं वो पहले सरेंडर करते हैं, या फिर ये एक ट्रैप है और बैंकिंग स्टॉक्स लीड कर जाएंगे फिर से और ऑयल एंड गैस फिर से ऊपरी स्तरों पर दबाव में आ जाएगा? तो ये इस समय बाजार का सबसे बड़ा प्रश्न है कि ऑयल एंड गैस स्पेस के साथ जाएं या फिर कोर फंडामेंटल वाली कंपनियों के ऊपर. तो गौरव जी, अभी पूरा फाइनेंशियल सेक्टर कांप रहा है. आज मार्केट में खबर ही ऐसी आई है कि पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में गिरावट है और ऑयल एंड गैस प्ले में खरीदारी है. आप HDFC बैंक, श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, जियो फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस और जितने भी फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, इन पे आप क्या पॉजिटिव नजरिया लेकर चलोगे या फिर अभी वेट एंड वॉच? सो रजत, मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बैंकिंग फाइनेंशियल पे वी हैव अ पॉजिटिव ओपिनियन. एंड मेरे लिए इस तरह की क्राइसिस सिचुएशन, आई वुड ओनली लुक एट इट फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. मेरे लिए अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ. हमें वैल्यूएशंस भी बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के पसंद है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी पसंद है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी पसंद है. सो आई वुड बी बायर फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलती हैं. और अच्छी अपॉर्चुनिटी में HDFC बैंक होगा?
ये आप नहीं बताओगे ना? So for the time being मैं avoid करूंगा रजत HDFC बैंक because I would await the details. अभी तो ये भी नहीं पता exactly क्या चीज वो रेफर कर रहे हैं, RBI का क्या स्टांस है. I would wait for clarifications. I would not want to एक falling knife को कैच करने की कोशिश नहीं करूंगा. गजब रिकवरी है सर, मतलब बहुत ही तगड़ी रिकवरी है। और म्यूचुअल फंड्स तो नहीं छोड़ेंगे इस चीज को, ऐसे मौके को। 770 के लेवल पे आया था HDFC बैंक और अब चल रहा है 812। गौरव जी बहुत शुक्रिया, और नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। गुड़ी पड़वा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गौरव जी। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? थैंक यू रजत, आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं. मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं. हम लोग जनरली कोई भी राय जब देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को तो उनका पूरा डिटेल स्टडी करके, रिस्क प्रोफाइल स्टडी करके, उनके विजन को समझ के तभी हम लोग एडवाइस करते हैं. ये जो पोजीशंस हैं हम लोग की अपनी भी हो सकती हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स और बाकी क्लाइंट्स की भी हो सकती हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट क्लाइंट्स टू डू देयर ड्यू डिलिजेंस एंड कंसल्ट द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. That is all I would like to say. सर लास्टली, आज पैनिक बॉटम लगेगा क्या? अगर लगेगा तो बहुत अच्छी बात है रजत. आई वुड बी विलिंग टू. इससे कोई और खराब खबर जो बाजार के लिए आने वाली, क्रूड ऊपर, फेड ने रेट नहीं घटाए, और HDFC बैंक क्रैश हो गया था, और ईरान के ऊपर ऑयल फील्ड के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो गया था, इससे ज्यादा भी कोई नेगेटिव खबर चाहिए क्या? तो आज लो लगाने के लिए बाजार के पास मल्टीपल रीजन है सर. बहुत रीजंस थे रजत. देयर वाज स्पेट ऑफ बैड न्यूज यस्टरडे. जनरली ऐसे बहुत कम चीजें होती हैं, और जनरली ये इस तरह की क्राइसिस सिचुएशन हमें बहुत पसंद आती है रजत. सो वैसे ही मार्केट गिरा हुआ था और क्राइसिस आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज दे सकता है. जैसे मैंने कहा कि 5 साल बाद जब हम मुड़ के देखेंगे तो ये सब अपॉर्चुनिटीज की तरह दिखाई देगा. मैंने आपको 23,000 के इंडेक्स पे भी उस समय कहा था एक आपके दर्शकों को कि एक ट्रांच लगाइएगा, एंड मार्केट बढ़ गया फिर नीचे गिर गया. बट दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. अगर मार्केट और नीचे गिरता है वी वुड बी विलिंग बायर्स. बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पे बात करने के लिए. थैंक तो यू सो मच. जैसा कि बिज तक के न्यूज़लेटर में था कि 23,200 से 23,300 के लेवल पे आके एक सपोर्ट मिल सकता है, अब सपोर्ट तो मिल गया. आज के दिन का